अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 5 है क्लास 9th का ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशंस क्या होती है स्टूडेंट? ग्रेविटी से लफ्ज़ निकला है और ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? कशिश शक्ल, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, यानी कि ज़मीन की जो कशिश होती है, जो ज़मीन की फ़ोर्स होती है, जिस फोर्स के ज़रिए एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है, उसको हम बोल देते हैं ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक हो गया? फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है, अगर इसको मैं यहाँ से छोड़ दूँ तो क्या होगा? नीचे गिरेगा, अर्थ की तरफ जाएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा, राइट लेफ्ट नहीं जाएगा, बल्कि किधर जाएगा? अर्थ पर गिरेगा जाकर। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या लॉजिक है इसके पीछे कि इसको छोड़े तो अर्थ की तरफ जाता है? कुछ तो है ना, वो जो कुछ है ना, वो जो लॉजिक है, दैट्स कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक हो गया? अब ग्रेविटी आपको पता है, ये न्यूटन ने ये डिस्कवर की थी। एक दफ़ा आपको ये स्टोरी का पता है, एक दफ़ा वो एक गार्डन में बैठे हुए थे कि अचानक से एप्पल के ट्री से एक एप्पल गिरता है और ज़मीन की तरफ आता है। तो वहाँ से वो सोचते हैं कि अगर एप्पल गिरा, अगर एप्पल टूटा तो वो ज़मीन की तरफ क्यों आया? वो अप क्यों नहीं गया, राइट क्यों नहीं गया, लेफ़्ट क्यों नहीं गया, किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं गया, अर्थ की तरफ ही क्यों आया? तो वहाँ से उन्होंने अभी अपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने एक डिस्कवरी की। उस डिस्कवरी में उन्होंने नाम दिया कि ज़मीन की एक फ़ोर्स होती है जिसको ग्रेविटी का नाम दिया गया, और वो जो फोर्स होती है वो हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर, यानी कि अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। दैट्स कॉल्ड ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर हमारे पास है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है क्या? तो ये एक फोर्स होती है, फोर्स, इसको हम कहेंगे अ फोर्स बाय ग्रेविटी ड्यू टू विच, जिसकी वजह से एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड बाय द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है? यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक अर्थ है, ठीक हो गया? अब अर्थ का सेंटर होगा हमारे पास दिस वन। अब अगर यहाँ से कोई मैस, जो कि हमारे पास m है, अगर यहाँ से हम फॉल करवाएंगे तो याद रखें, तो अर्थ होती है वो हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक हो गया? तो इस पर जो ग्रेविटी एक्ट करेगी उसको हम बोल देंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर? उसके बाद हमारे पास है लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी को समझने के लिए मैं यहाँ पर करता हूँ लॉ ऑफ ग्रेविटी या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि इसका लॉ किस तरह का है? ग्रेविटेशन, सॉरी, TATION, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, किस पर ये डिपेंड करता है? तो सपोज जो स्टूडेंट, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है ये डिपेंड करता है मैस के। देखिए, वर्ल्ड में जितनी भी, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब हर एक वो चीज़ जिसका मैस होता है, जिसको हम देख सकते हैं, मतलब जिसका मैस होता है वो एक ऑब्जेक्ट हम उसको कहते हैं। दुनिया में जो भी, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, तमाम ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है? हर ऑब्जेक्ट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। अगर छोटा ऑब्जेक्ट है तो मतलब मैस अगर छोटा है तो अट्रैक्शन भी कम होगी, मैस अगर बड़ा है तो अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। ठीक है? अगर दो ऑब्जेक्ट है, सपोज करते हैं कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है? अब अगर हम अपनी बात कर लें, ह्यूमन की बात करें, अगर इसको मैं छोड़ दूँ तो ये अर्थ की तरफ जाएगा। अब अपनी बात करें तो आपको अर्थ अपनी तरफ खींचती है, आप भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन क्या रीज़न है कि हम अर्थ को क्यों नहीं खींच रहे, जबकि अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रही है? ऐसी है ना, अर्थ हमारी तरफ तो नहीं आएगी, लेकिन हम अर्थ की तरफ जाएंगे। रीज़न क्या है? हमारा मैस बहुत कम है और अर्थ का बहुत ज़्यादा मैस, अर्थ बहुत बड़ी है। तो ज़्यादा मैस होने की वजह से, जिसमें मैस ज़्यादा होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। राइट? एक और चीज़ याद रखें, जो ग्रेविटेशन होती है, जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी मैं यहाँ पर करता हूँ, जो ग्रेविटी होती है वो ओनली अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अट्रैक्टिव फोर्स, ये याद रखना आपने कि जो ग्रेविटी होती है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। मतलब ये है अगर इसको मैं छोड़ दूं तो ये अर्थ की तरफ जाएगा। सिर्फ इसकी बात नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट छोड़ दें, यहाँ तक कि अगर आप एक सुई, एक नीडल तक छोड़ते हैं, अगर आप एक प्लेन छोड़ते हैं, फिर भी वो आएगा अर्थ की तरफ।
कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट अगर आप छोड़ेंगे तो अर्थ की तरफ जाएगा, कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट अर्थ से रिपेल नहीं होगा, अर्थ से दूर नहीं जाएगा, राइट। तो इसलिए हम कहते हैं जो ग्रेविटी की फोर्स होती है, जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है, वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होती है, वो ऑब्जेक्ट को सिर्फ अट्रैक्ट करती है, रिपेल नहीं करती। ठीक हो गया, ये चीज़ याद रखनी है। अब फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि जो फोर्स होगी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी जितने दो मैसेज का प्रोडक्ट होगा, तो वो उनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक मैस है, दिस वन, ये हमारे पास इसको m1 कहते हैं, इसको m2 कह देते हैं। एक हमारे पास m1 है और दूसरा हमारे पास ये m2 है। ठीक हो गया। ये मैस है 5 kg का, ये मैस है 6 kg का। ठीक है, अब दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, तो 5 × 6 ये इक्वल हो जाएगा 30 kg। इसका मतलब है कि अब इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सपोज कर लेते हैं 30 है, इसमें जो फोर्स होगी वो 30 न्यूटन होगी। ठीक है, लेट्स सपोज। अब हम करते हैं कि दो मैसेज और ले लेते हैं, ये m1 और सिमिलरली ये m2। अब की बार मैस चेंज है, ये 5 kg की बजाय हम इसको 8 kg कर लेते हैं और इसको हम 6 kg चले रखते हैं। ठीक है, तो इसका जब हम मल्टीप्लाई लेंगे तो बनेगा 42 तो 42 kg। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको मैं न्यूटन में सपोज करूँ तो मेरे पास ये 42 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा मैस होगा, मैस का प्रोडक्ट होगा, उतने ज़्यादा उन दोनों के दरम्यान में फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी। क्लियर। इसलिए हम कहते हैं कि मैस जो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास ये एक इक्वेशन बनती है। दूसरी इक्वेशन हम बना लेते हैं बिल्कुल इसी से ही। मैं दोबारा मैस ड्रॉ करता हूँ। अब देखें, चलिए मैस ड्रॉ करने में हम सिंपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दो ऑब्जेक्ट जितने दूर होंगे उनमें अट्रैक्शन उतनी कम होगी। फॉर एग्जांपल, एग्ज़ाम हो रहा है और दोस्त बैठे हुए हैं। अब एक दोस्त जो है वो फ्रंट में बैठा हुआ है, दूसरा दोस्त उसके बिल्कुल बैक साइड में बैठा हुआ है। तो उन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। वो एक दूसरे को चीटिंग करवा सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं, एक दूसरे से पूछ सकते हैं। मतलब उनमें जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। क्लियर। अब की बार मतलब ये कह सकते हैं कि अगर दो दोस्त हैं, एक ये है और दूसरा ये है, तो उन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो ज़्यादा है। अपवर्ड का मतलब है ज़्यादा है, अपवर्ड मतलब इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी या फिर इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि दोस्त करीब करीब है। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है सपोज कर लेते हैं वो 5 मीटर है। अब की बार हम डिस्टेंस ज़्यादा कर देते हैं, एक ये और दूसरा दिस वन। अब की बार डिस्टेंस हमारे पास हो गया, सपोज करते हैं 10 मीटर हो चुका है। अब की बार इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन पहले से ज़्यादा होगी या कम होगी? ऑफकोर्स कम होगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ चुका है। तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ हम कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन होगी वो कम हो जाएगी, या फिर हम इसको फिजिक्स में कहेंगे कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम हो जाएगी। क्लियर। तो डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो इसको हम यूँ लिखेंगे, जो फोर्स होगी वो अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर की तरह। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर दो मैस ले रहे हैं, एक मैस हमारे पास ये है, दूसरा मैस हमारे पास ये है। तो दोनों का ये हम इसके डिस्टेंस लेंगे, एक ये इसका होगा, एक ये होगा और दरम्यान का डिस्टेंस होगा, यानी कि हाफ डिस्टेंस दिस वन और हाफ डिस्टेंस दिस वन। अगर ये हमारे पास डी है तो ये भी हमारे पास डी होगा, तो हमारे पास ये डी स्क्वायर बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि जो डिस्टेंस, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो उन दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। राइट। तो स्टूडेंट अब इनको दोनों को हम कंबाइन करते हैं, इक्वेशन 1 और इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 2। जॉइनिंग या फिर कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो मेरे पास आ जाएगी F प्रोपोर्शनल साइन। देखिए इसको कंबाइन करने का, ये जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। m1 m2 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई 1 बाय डी स्क्वायर। तो ये इसको हम यूँ लिख सकते हैं m1 m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट जो प्रोपोर्शनल साइन है इसको ख़त्म करने के लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक होता है इक्वल और दूसरा होता है कांस्टेंट। यानी कि प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए दो चीज़ें यूज़ होंगे, एक इक्वल
और दूसरा कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इसकी जगह पर ये इसको हम रिप्लेस कर देंगे इक्वल, और कांस्टेंट हमारे पास कैपिटल जी होता है, और ये m1 और ये m2 और ये d स्क्वायर। अब ये कैपिटल जी क्या है? सो इसमें जो कैपिटल जी है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। उसके बाद हमारे पास है ये m1 और m2, ये हमारे पास दो मैसेज होते हैं, ये मैस होते हैं हमारे पास। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, मैसेज। और जो हमारे पास d होता है ये डिस्टेंस होता है। कौन सा डिस्टेंस होता है स्टूडेंट? ये डिस्टेंस होता है बिटवीन टू मैसेज, डिस्टेंस बिटवीन टू मैसेज। दो जो भी ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं या तो जो मैस ले रहे हैं उनके दरमियान वो डिस्टेंस होता है, वो हमारे पास d स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि मैं ये बताता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दो मैसेज के प्रोडक्ट के, और वही अट्रैक्टिव फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों मैसेज के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।